हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेव मोशन। वेव मोशन के अंतर्गत बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस के बारे में, कितने प्रकार के ऑसिलेशंस होते हैं और रेजोनेंस क्या है। उसके बाद रेजोनेंस अच्छा है कि नहीं अच्छा है, उसके लिए कौन कौन से गवर्निंग पैरामीटर्स होते हैं, जैसे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस एंड क्वालिटी फैक्टर, इन सब की बात करने वाले हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू टू द लेक्चर नाउ। अब हम लोग बात करेंगे ऑसिलेशंस के ऊपर। ऑसिलेशन मीन दोलन। दोलन क्या होता है? जब कोई भी बॉडी एक निश्चित बिंदु के इधर उधर या निश्चित बिंदु के चारों तरफ बार बार एक स्पेसिफिक पाथ को दोहराता है, रिपीट करता है अपने इस पाथ को, तो इस तरह के मोशन को हम ऑसिलेशन या पीरियोडिक ऑसिलेशन कहते हैं। ओके, हिंदी में कहते हैं आवर्त गति। ठीक, ऑसिलेशन इज द रेगुलर वाइब्रेशन अबाउट अ सेंट्रल पॉइंट और अबाउट अ मीन पोजीशन। ओके, तो कोई भी ऑसिलेशन को गवर्न करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए कई सारे पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। इन तीन बेसिक पैरामीटर्स की हेल्प से हम किसी भी ऑसिलेशन का हम वेव इक्वेशन लिख सकते हैं। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसकी बात करते हैं। तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन या टाइम पीरियड वो टाइम होता है जितने टाइम में कोई भी ऑसिलेटिंग बॉडी अपने पाथ के एक चक्कर को कंप्लीट करती है। इसे हम टाइम पीरियड को डिनोट करने के लिए हम सिंबल कैपिटल टी यूज करते हैं। इसका यूनिट जो होता है सेकेंड होता है। इसके बाद है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ये क्या होता है? इसको डिफाइन कर हम ऐसे कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो एफ होता है और इसका यूनिट हर्ट्ज होता है। एफ जो होता है 1/t के बराबर होता है। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कैन बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मतलब ऑसिलेटिंग बॉडी अपने मीन पोजीशन से एक तरफ मैक्सिमम जितना डिस्प्लेस होती है, उस दूरी को हम एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल है वो ए है और इसका यूनिट मीटर होता है। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन। 3 प्रकार के ऑसिलेशन होते हैं। उनमें से फर्स्ट है फ्री ऑसिलेशन, सेकंड है फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड द थर्ड वन है डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो हम फ्री ऑसिलेशन की बात करते हैं। तो फ्री ऑसिलेशन हिंदी में कहते हैं मुक्त दोलन। ये मुक्त दोलन, फ्री ऑसिलेशन वो होते हैं जब भी कोई ऑसिलेटिंग बॉडी अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन करता है, अपनी ओन फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन करता है, तो ऐसे ऑसिलेशंस को हम फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। इस टाइप के ऑसिलेशन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड होता है वो कांस्टेंट बना रहता है, मेंटेन्ड ऑसिलेशन होता है। समय के साथ टाइम पीरियड में समय के साथ एम्पलीट्यूड में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, लेकिन ये केवल आइडियल कंसेप्शन है। ओके, अब चूँकि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो होता है वो टोटली एनर्जी को गवर्न करता है, इसलिए चूँकि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, इस वजह से एनर्जी भी कांस्टेंट होती है। आइडियली फ्री ऑसिलेशन डज नॉट अंडरगो डैम्पिंग। मीन्स जैसा कि हमने बताया कि ये केवल फैक्ट में नहीं होता है कि फ्री ऑसिलेशन एग्जिस्ट करे, क्योंकि कोई भी एम्पलीट्यूड, किसी भी ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट नहीं बना रहता है। कोई एम्पलीट्यूड ऐसा होता है, कोई ऑसिलेशन ऐसा होता है कि जो समय के साथ बहुत जल्दी डिके कर जाते हैं, अपनी मीन पोजीशन पे, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाते हैं। कुछ ऑसिलेशंस ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम के बाद अपने एक्चुअल पोजीशन को, ओरिजिनल पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। तो एम्पलीट्यूड में कमी तो सभी ऑसिलेशंस की आती है, किसी की पहले आ जाएगी जल्दी, किसी की देर से आती है। ओके, तो इसलिए आइडियली फ्री ऑसिलेशन केवल कंसेप्ट मात्र है, केवल एक एजम्पशन मात्र है, लेकिन इन रियल प्रैक्टिस एवरी फ्री ऑसिलेशन अंडरगोज डैम्पिंग। डैम्पिंग मीन जिसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज करे। हम इस पिक्चर में भी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, with respect to time,
डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि टाइम बढ़ता जा रहा है, फिर भी हमारा एम्पलीट्यूड जो है समय के साथ जो है वो कांस्टेंट बना हुआ है। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल की कि फ्री ऑसिलेशन की एग्जाम्पल क्या क्या हो सकती हैं। तो जैसे हम सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं तो सिंपल पेंडुलम जैसे पहला पिक्चर, दूसरा पिक्चर, तीसरा पिक्चर। पहला पिक्चर सिंपल पेंडुलम का है, दूसरा पिक्चर स्प्रिंग मास सिस्टम का हॉरिजॉन्टल प्लेन में अरेंजमेंट है और तीसरा पिक्चर स्प्रिंग मास सिस्टम का वर्टिकल प्लेन में अरेंजमेंट है। ये तीनों ही एग्जाम्पल सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जाम्पल हैं। इन तीनों एग्जाम्पल में अगर ये तीनों ही केसेस वैक्यूम में लिए जाएं या ऐसी जगह पे लिए जाएं जहाँ पर किसी भी एयर का फ्रिक्शन आदि मौजूद ना हो एटमॉस्फेयर में, तो ये सारे SHM या ये सारे दोलन ऑसिलेशंस परमानेंट परसिस्ट करते रहेंगे, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो दीज एग्जाम्पल्स कैन बी टेकन एज फ्री ऑसिलेशन, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए? द कंडीशन इज दैट द मीडियम शुड बी फ्रिक्शनलेस। ओके, अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन के बारे में। हिंदी में इसको बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। इसको हिंदी में कहा जाता है प्ररोदित दोलन। ये दोलन ऐसा होता है जिसमें जो भी ऑसिलेशन सिस्टम है उसको एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स के द्वारा ऑसिलेट करने के लिए ड्राइव किया जाता है, ऑसिलेट करने के लिए फोर्स किया जाता है। ठीक है, इन दिस केस oscillating system is driven by a periodic force that is external to the system। मीन्स कोई बाहरी एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा एक फोर्स अप्लाई किया जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी को ऑक्युपाई करके जिस सिस्टम में फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स के फ्रीक्वेंसी को ऑक्युपाई कर लेता है और उसके बाद उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन करने लगता है, अपनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन नहीं करता। जबकि फ्री ऑसिलेशन में क्या होता था? फ्री ऑसिलेशन वो ऑसिलेशन होता था जिसमें ऑसिलेटिंग बॉडी अपनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन करती थी, लेकिन फोर्स्ड ऑसिलेशन में ऑसिलेटिंग बॉडी एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स, जो बाहरी फोर्स अप्लाई किया गया है उसकी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन करने लगती है। ठीक है, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्सर्टेड टू on the object to make it oscillate at a certain frequency or for a desired period of time, the resulting oscillation is known as forced oscillation। Frequency of oscillation is same as that of the externally applied force, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अब फोर्स्ड ऑसिलेशन के एग्जाम्पल की बात करें तो जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि दो पेंडुलम, एक ग्रीन एंड एक रेड लटका हुआ है। इनमें से अगर हम मान लेते हैं कि सपोज दैट द ग्रीन पेंडुलम इज मेड टू ऑसिलेट। ग्रीन पेंडुलम ऑसिलेट करता है, ऑसिलेट करते हुए किसी टाइम पे अगर वो रेड पेंडुलम से स्ट्राइक कर जाता है तो रेड पेंडुलम भी क्या करने लगेगी? ऑसिलेशन करने लगेगी। तो पहले तो वो स्थिर थी, लेकिन फिर से वो ऑसिलेशन करना क्यों शुरू कर दी? क्योंकि ग्रीन वाले पेंडुलम ने उसको स्ट्राइक किया है। तो इस प्रकार से रेड वाले पेंडुलम का जो ऑसिलेशन हुआ वो फोर्स्ड ऑसिलेशन हुआ। वो अपनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन नहीं किया, रेड वाले पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन करना स्टार्ट करता है। सेकंड एग्जांपल क्या है कि एक झूला है जिसमें एक लड़की बैठी हुई है और स्विंग कर रही है। जो मिडिल पोजीशन है वो उसकी क्या है? मीन पोजीशन है। लड़की पैर से ज़मीन को धक्का मारती है, धक्का मारने की वजह से ज़मीन से एक पुश फोर्स अप्लाई होता है जिसकी वजह से पीछे की ओर झूला स्विंग कर जाता है और पैर ऊपर होने की वजह से मिडिल पोजीशन को क्रॉस करते हुए फिर से लेफ़्ट साइड में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक स्विंग करता हुआ झूला ऊपर चला जाता है। फिर इस तरह से वो मिडिल पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करने लगता है। ये भी ऑसिलेशन जो हुआ ये फोर्स्ड ऑसिलेशन हुआ क्योंकि लड़की ने ज़मीन को यूज़ करते हुए, फ्लोर को यूज़ करते हुए अपने पैर से फोर्स एक्सर्ट किया झूले पर और झूला स्विंग करने लग गया। अब अगर लड़की अपने पैर से झूले को एक्सर्ट नहीं करती है, एक्सर्टिंग फोर्स झूले पर नहीं लगाती है, तो दूसरा केस ये हो सकता है कि कोई दूसरा पर्सन झूले को पीछे की तरफ खींचे और उसको खींचकर छोड़ दे। तो जो दूसरा पर्सन था वो जो है एक तरह से एक्सटर्नल एजेंसी काम करता है जो कि झूले को पुश करता है ऑसिलेट करने के लिए। ओके, अब इसी प्रकार कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे गिटार, सितार एक्सेट्रा। ये सब भी जब तक कोई ऑपरेटर ऑपरेट नहीं करता है तब तक किसी भी म्यूजिकल सिस्टम से आवाज़ नहीं आती है। ओके, तो इस प्रकार से हमारा फोर्स्ड ऑसिलेशन
भी हो गया। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन के ऊपर। डैम्प को हिंदी में बोलते हैं अवमंदित दोलन, मतलब ऐसा दोलन जो कि मंदित हो। मंदित मतलब धीरे धीरे घटना। द डैम्पिंग इज अ रेजिस्टेंस ऑफर टू द ऑसिलेशन, मीन्स ये एक रेजिस्टेंस होता है, ये प्रतिरोध होता है जो कि ऑसिलेशन पे अप्लाई होता है, मतलब ऑसिलेशन को रोकने का काम करता है। ठीक है। देन ड्यू टू द डैम्पिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन रिड्यूसेस विद टाइम कंटिन्यूअसली। डैम्पिंग की वजह से एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन हमेशा डिक्रीज करता है। जैसा कि पहले बताया था कि जो डैम्प ऑसिलेशन होगा इसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ हमेशा डिक्रीज करता जाता है। एम्पलीट्यूड डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, एनर्जी जो कि एम्पलीट्यूड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो भी डिक्रीज होने लगती है। इसका मतलब जो डैम्पिंग ऑसिलेशंस है उसकी एनर्जी टाइम के साथ क्या है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, एनर्जी उसकी ख़त्म होने लगेगी। और ये जो डैम्पिंग ऑसिलेशंस है 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है नेचुरल डैम्पिंग और दूसरा है आर्टिफिशियल डैम्पिंग। नेचुरल डैम्पिंग के नाम से क्लियर है कि जब भी कोई ऐसा ऑसिलेशन है जो कि एयर फ्रिक्शन आदि की वजह से या अपने आप धीरे धीरे टाइम के साथ रिड्यूस होता है, दैट इज नेचुरल डैम्पिंग। बट आर्टिफिशियल डैम्पिंग क्या हुआ, आर्टिफिशियल डैम्पिंग वो है जो कि हम अपने अकॉर्डिंग या मशीन के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा फोर्स लगा कर या कोई एक्स्ट्रा फ्रिक्शन डेवलप करके जहाँ पे ऑसिलेशन हो रहा है उस मीडियम में एक्सटर्नली कोई फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाता है जो कि डैम्पिंग का काम करता है, जो कि ऑसिलेशंस को रोकने का काम करता है, एम्पलीट्यूड को कम करने का काम करता है। तो इस तरह से जो डैम्पिंग प्रोड्यूस होगा उसे हम आर्टिफिशियल डैम्पिंग कहेंगे। ठीक, इसे हम ग्राफ के माध्यम से समझना चाहें तो यहाँ पे ये चार्ट बता रहा है, ये चार्ट बना हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ द डैम्पिंग ऑसिलेशंस को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, कैसे हम इक्वेशन फॉर्म में उनको लिखते हैं। तो पहला इक्वेशन जो दिखा रहा है x इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी अपॉन 2m कॉस ओमेगा डैश टी प्लस 5। मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो एम्पलीट्यूड वाला पोर्शन है ए की जगह पे लिखा हुआ है a0 मल्टीप्लाइड बाई सम एक्सपोनेंशियल टर्म। ये एक्सपोनेंशियल टर्म के ऊपर पावर में माइनस है। माइनस ये बता रहा है कि ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज ना हो, कि एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है। टाइम वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, b भी एक प्रकार का कांस्टेंट है जिसे हम डैम्पिंग कांस्टेंट कहते हैं। ये m और m पर डिपेंड नहीं करेगा, 2 भी कांस्टेंट है। तो b एक डैम्पिंग कांस्टेंट है जो ये बताता है कि एम्पलीट्यूड तेजी से घटेगा या धीमे से घटेगा। तेजी और धीमे का मतलब क्या है, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन पे एम्पलीट्यूड एग्जॉस्ट होगा या शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन पे एम्पलीट्यूड एग्जॉस्ट होगा। b का मान जितना ज़्यादा होगा तो एम्पलीट्यूड का उतनी जल्दी डिस्ट्रॉय होने लगेगा। डिस्ट्रॉय का मतलब एम्पलीट्यूड उतनी जल्दी, उतने ही कम टाइम स्पैन में एम्पलीट्यूड घट जाएगा। लेकिन अगर b का मान कम है तो एम्पलीट्यूड जो है, ऑसिलेशन जो है, ज़्यादा लंबे समय तक परसिस्ट कर सकता है, करेगा, लेकिन डैम्प तो होगा ही। अब आगे a इक्वल टू a0 ई की पावर माइनस बी टी अपॉन 2m, ये एम्पलीट्यूड है। ओमेगा प्राइम क्या है, ओमेगा प्राइम जो है वो डैम्पिंग ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी बता रहा है जो कि स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन 4m स्क्वायर है, जहाँ पे ओमेगा नॉट स्क्वायर जो है वो इस ऑसिलेशन का जो फ्री ऑसिलेशन फॉर्म होगा, यानी जो सबसे पहले जहाँ से स्टार्ट हुआ था ऑसिलेशन वहाँ पे जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो ओमेगा नॉट इसके रिस्पेक्ट में जो फ्री ऑसिलेशन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब एम्पलीट्यूड हमारे पास है तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करने से हमें एनर्जी भी मिल जाएगी। इसलिए चौथा इक्वेशन कह रहा है ई इक्वल टू ई नॉट ई की पावर माइनस बी टी अपॉन m। 2 नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो एक्सपोनेंशियल का भी स्क्वायर हो जाएगा, 2 और 2 ऊपर नीचे कट जाएंगे। ओके, फिर एम्पलीट्यूड ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एम्पलीट्यूड क्या है, ई इक्वल टू ई नॉट ई की पावर माइनस बी टी अपॉन m। ई नॉट जो होगा ये डैम्पिंग ऑसिलेशन के एनर्जी का एम्पलीट्यूड होगा। अब हम ग्राफ को देखें तो ग्राफ में हम देख रहे हैं कि जो कोसाइन वेव है, ये साइन वेव भी हो सकती है, जो कोसाइन वेव है उसका सबसे पहले 0 टाइम पर जो एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम है। फिर आगे जैसे जैसे हम जाते जा रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि साइन वेव का एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। और सारे एम्पलीट्यूड के पीक्स को जब हम मिलाएंगे, इनका लोकस लेंगे, तो हम देख रहे हैं कि ये
एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है, इसको एक्सपोनेंशियल डिके कहते हैं। और ये एक्सपोनेंशियल डिके A=A0 e⁻bt/2m इक्वेशन के अकॉर्डिंग होता है। b का मान ज़्यादा होगा तो कम समय में ही ऑसिलेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और अगर b का मान कम होगा तो ज़्यादा समय में, b का मान कम होने पर ज़्यादा समय लगेगा एम्पलीट्यूड को डिस्ट्रॉय होने में, और b का मान अगर ज़्यादा है तो कम समय में ही एम्पलीट्यूड डिस्ट्रॉय होगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं रेजोनेंस की। तो इस स्लाइड में हम बात करते हैं रेजोनेंस, हिंदी में कहते हैं अनुनाद। ये ही बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे दैनिक जीवन में इसका बहुत महत्व है। तो रेजोनेंस कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे डेवलप होता है? तो रेजोनेंस प्रोड्यूस होने का कारण क्या है कि जब भी कोई ऑसिलेटिंग बॉडी जहाँ पर भी ऑसिलेट कर रही है, उस ऑसिलेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स जो है, उसके आसपास कोई और बॉडी है वो भी ऑसिलेट कर रही है, दोनों बॉडीज़ की फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाती है किसी समय, मतलब किसी समय ऑसिलेट करते करते दो ऑसिलेटरी बॉडी की फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, तो जो ऑसिलेटिंग बॉडीज है वो और बड़े एम्पलीट्यूड्स में मोशन करने लगती है, यानी एम्पलीट्यूड जो होता है अचानक से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इस केस में यही जो केस होता है, यही केस रेजोनेंस या अनुनाद कहलाता है। और इस केस में अगर साउंड वेव होती है तो आवाज़ सुनाई देने लगती है। अगर जो बढ़ा हुआ एम्पलीट्यूड है उसको हम डिफाइन करना चाहें तो उसको डिफाइन करने का जो इक्वेशन है वो है A=F0/4π² ब्रैकेट में NE² - NF²। ओके, जहाँ पे NE क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दी ऑसिलेटिंग बॉडी है, NF क्या है, जो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स था उसकी फ्रीक्वेंसी है। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो आप इक्वेशन से एकदम क्लियर है कि नीचे का पोर्शन डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, जिससे हमारा एम्पलीट्यूड का मान इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट तो नहीं होता, लेकिन ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अचानक से। तो कोई भी चेंज अचानक से होना किसी भी सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। इसी वजह से रेजोनेंस की घटना हर जगह हमें नहीं प्राप्त करनी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो हम क्या देखते हैं, आपने सुना होगा कि पुल पे मार्च पास्ट होता है तो सैनिकों से कहा जाता है कि आप वहाँ मार्च पास्ट ना कर ले, क्योंकि अगर मार्च पास्ट करते समय पैरों की थाप की जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो फ्लोर की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी तो उस समय क्या होगा, रेजोनेंस डेवलप हो सकता है और उसकी वजह से एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाएगा, जिससे पुल के क्रैक होने का डर रहता है, ठीक है। इसी वजह से वहाँ पे ऐसा नहीं किया जाता है। अब रही किसी साउंड सिस्टम की बात करते हैं, तो साउंड सिस्टम में जो बॉक्स है, जब ऊपर से फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे तबला ही हो गया, हारमोनियम हो गया, सितार हो गया, तो इसमें क्या होता है, जब हम बाहर से फोर्स अप्लाई करते हैं, मतलब नोट्स को हिट करते हैं, वायर को हिट करते हैं, या तबले के हम बीच वाले पोर्शन को हिट करते हैं, तो उसके अंदर जो सिस्टम है साउंड वेव प्रोड्यूस होती हैं, अंदर की तरफ जाती हैं, और अगर तबले की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उससे मैच कर जाती है बजाते समय, तो क्या होता है, तब उस समय रेजोनेंस होने की वजह से आवाज़ आने लगती है। ओके, तो ये हुआ रेजोनेंस। अब रेजोनेंस को कौन सा रेजोनेंस अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा है, हमें किस जगह पे कैसे रेजोनेंस को यूज़ करना है, ये डिपेंड करता है रेजोनेंस की शार्पनेस के ऊपर। जैसा कि पिक्चर में हम दिखाई दे रहा है कि ब्लू कर्व जो है वो शार्प रेजोनेंस को डिस्क्राइब करता है और रेड कर्व जो है वो फ्लैट रेजोनेंस को डिस्क्राइब करता है। एक्स एक्सिस पे हमने प्लॉट किया है फ्रीक्वेंसी को और वाई एक्सिस पर है एम्पलीट्यूड। तो देखने में से एकदम क्लियर है कि जो वर्टिकल ब्लू डॉटेड लाइन है वो NE=NF को दर्शा रही है, NE=NF को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस पोजीशन पे ये क्या है, ये पर्टिकुलर प्लेस है जो कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। तो इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर ब्लू कर्व क्या बता रहा है, एकदम स्टीप है। ब्लू कर्व से अगर हम NE और NF जो दोनों बराबर हैं, चाहे लेफ़्ट साइड में चाहे राइट साइड में थोड़ा सा भी लेफ़्ट और राइट होते हैं, तो जो शार्प वाला कर्व है, ब्लू वाला कर्व है, उसमें हम देखेंगे कि हमने फॉर एग्जांपल एक ब्लैक लाइन हॉरिजॉन्टल लिया। आप वहाँ का देखिए तो आप देख रहे हैं कि ब्लैक वाले कर्व में
और वर्टिकल जो ब्लैक डॉटेड लाइन है आप उसको देखिए। हम NE और NF जहाँ पर भी दोनों बराबर है, दोनों के लेफ्ट और राइट साइड में ब्लू कर्व में देखें तो हमने देखा कि बस फ्रीक्वेंसी में जहाँ पे NE और NF बराबर है उस जगह से थोड़ा सा ही लेफ्ट राइट होने पे शार्प रेजोनेंस का जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा घट जाता है। लेकिन उतने ही फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस पे जरा रेड कर्व की तरफ आप ध्यान दीजिए। रेड कर्व में क्या है, बिल्कुल चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे, बिल्कुल माइनर सा चेंज है। तो ये चेंज क्या बता रहा है, इसीलिए फ्लैट रेजोनेंस है। मतलब इस तरह के कर्व में, इस तरह के एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी कर्व में ऐसा ऑसिलेशन जिसमें ऐसा कर्व प्राप्त होगा एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बीच में, उसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह पे नहीं मिलेगी, एक रेंज में मिलेगी। यानी आवाज़ जो है एक रेंज तक सुनाई देगी। तो पर्टिकुलर एक जगह स्पेसिफाई करना, जस्टिफाई करना कि कहाँ पे शार्प होगा रेजोनेंस नहीं क्लियर हो पाता, इसलिए इसको फ्लैट रेजोनेंस बोलते हैं। लेकिन हम ब्लू कर्व की बात करें तो ब्लू कर्व में आप देखिए बिल्कुल NE बराबर NF किसी एक ही स्पेसिफिक पॉइंट पे है। हम थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाते हैं कर्व में तो देखते हैं कि कर्व हमारा डाउन हो जा रहा है, मतलब एम्पलीट्यूड हमारा डिक्रीज हो जा रहा है विद रेस्पेक्ट टू लेफ्ट एंड राइट ऑफ NE। ठीक है, तो ऐसे कर्व को शार्प कर्व करते हैं। एग्जाम्पल इसका कहाँ यूज क्या है, जैसे हम रेडियो की बात कर लें। जैसे पहले आप सभी लोग रेडियो सुनते थे, आज भी सुनते हैं। कोई चैनल ऐसा होता है, किसी चैनल में किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही एकदम साउंड क्लियर आती है, उससे 0.1 या 0.2 हर्ट्ज भी इधर उधर हो जाते हैं, तो साउंड की क्लैरिटी जो है बहुत ही वीक हो जाती है, ख़राब हो जाती है। मतलब वो शार्प रेजोनेंस वाला चैनल है। लेकिन कुछ चैनल ऐसे होते हैं कि 0.2, 0.3 इधर उधर भी आप हो जाइए तो भी आपको साउंड सुनाई देती रहती है। आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा मुझे कौन सी जगह पे एकदम एग्जैक्ट क्लियर सुनाई पड़ेगा। ठीक है, तो वो फ्लैट रेजोनेंस का एग्जांपल होता है। अब हम बात करने वाले हैं क्यू फैक्टर। ये क्वालिटी फैक्टर भी रेजोनेंस को डिस्क्राइब करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये फैक्टर ये बताता है, क्वालिटी फैक्टर एक ऐसा फैक्टर भी है जो किसी ऑसिलेशन में स्टोर एनर्जी को दर्शाता है कि वो एनर्जी डैम्पिंग उस ऑसिलेशन की डैम्पिंग किस प्रकार की है, फ्री ऑसिलेशन टाइप का है या बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद वो डैम्प होने वाला है। तो ये क्यों बताता है, क्यों क्या होता है, क्यों इज द रेशियो ऑफ एनर्जी एक्यूमुलेटेड इन वन ऑसिलेशन अपॉन एनर्जी डिसिपेटेड इन वन ऑसिलेशन मल्टीप्लाइड बाई द फैक्टर 2π। ठीक है, एक ऑसिलेशन में डिसिपेटेड एनर्जी के रिस्पेक्ट में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है ये क्यों बताता है। मीन्स कोई भी ऑसिलेशन डैम्प ऑसिलेशन तो होता ही है, लेकिन उस ऑसिलेशन में चूँकि डैम्प ऑसिलेशन है, एनर्जी का डिस्ट्रॉय होना उसमें स्वाभाविक है। लेकिन इस डिस्ट्रॉय ऑफ एनर्जी के बीच में हम कितनी एनर्जी उस ऑसिलेशन में रिगेन कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, उसमें स्टोर हो सकती है, ये क्यों डिफाइन करता है, ये क्यों जस्टिफाई करेगा। ठीक है, तो अगर फ्री ऑसिलेशन की बात करें तो फ्री ऑसिलेशन में एनर्जी डिसिपेटेड शून्य होती है, 0 होती है, इसलिए उसको जब नीचे रखेंगे तो क्यू का मान कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। इसका मतलब क्वालिटी फैक्टर फ्री ऑसिलेशन का इनफाइनाइट होता है। और क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, ये इट इज़ मेजर ऑफ इफिशिएंसी ऑफ ऑसिलेशंस होता है, यानी कोई ऑसिलेशन कितना इफिशिएंट है, मीन्स उसमें डिसिपेशन ऑफ एनर्जी के रेस्पेक्ट में कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है, एक्यूमुलेट हो सकती है। तो जिस ऑसिलेशन में जितनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी वो ऑसिलेशन का क्यू का मान उतना ही ज़्यादा होगा और वो उतना ही इफिशिएंट होगा। जैसे फ्री ऑसिलेशन का क्यू का मान इनफाइनाइट है तो सबसे ज़्यादा इफिशिएंट फ्री ऑसिलेशन होता है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता। इसलिए कोई भी ऑसिलेशन के लिए अगर हमें जैसी रिक्वायरमेंट हो क्यू का मान जितना ज़्यादा होगा वो ऑसिलेशन उतना ज़्यादा इफिशिएंट होगा। और चूँकि ये एनर्जी का रेशियो है इसलिए क्यू का कोई डायमेंशन नहीं होता, कोई यूनिट नहीं होता। ओके फ्रेंड्स, आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल व्यूअर्स। सभी के लिए इस महामारी के दौरान हम ईश्वर से आपके स्वस्थ रहने की मंगल कामना करते हुए आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।